So now we are dealing with the fifth age of British history, that is Restoration. How many ages are here? कितनी एजेस हैं टोटल? Yes. Out of 12, this is the fifth age. थोड़ा सा अपना आप लोग भी स्पीड बढ़ा लीजिएगा पढ़ाई करने का, अब थोड़ा जल्दी फटाफट इसे फिनिश करने के लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल पोर्शन. हिस्टोरिकल इवेंट्स. फर्स्ट आ जाएगा 1660. Restoration of monarchy, that is King Charles II. Came on throne of England. He came and occupied the throne. So इनका 1660 में कोरोनेशन हुआ था, 59 में ये आ गए थे और 1660 में he was coronated. Next 1665 Great Plague, or you can say Black Death. Great Fire of London. डच अटैक. ठीक है, जस्ट बिकॉज सबसे पहले प्लेग हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी और दैट वाज अ लाइक काइंड ऑफ अ पैंडमिक इन इंग्लैंड विच वाज हैपनिंग अगेन एंड अगेन. तो दिस टाइम पीपल वर ऑलरेडी स्कैर्ड एंड देन उसी के बाद जब उसको फिर भी थोड़ा जल्दी कंट्रोल कर लिया गया तो लंदन में इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई थी जो कई दिनों तक चलती रही, जिससे बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था लंदन का. एंड दैट्स व्हाई द नेबरिंग कंट्री थिंक that it will be very easy to occupy England now. They can take advantage of the situation or something like that. So they tried to attack England, but it was a failure plan. Okay, but it became a failure plan. Fine, got it. So this was 3 miserable years of England. Next, इसके बाद कौन सा आता है इवेंट? बताइए, अभी तो मैंने कहा मैं पूछूंगी बीच बीच में. हाँ, वो लिटरेरी है. हिस्टोरिकल में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 79 का पॉपिश प्लॉट. उससे पहले कोई है इवेंट? वो 1662 में है ना. Establishment of Royal Society. ठीक है. Then 1669 Popish Plot. Popish Plot क्या था? आप लोग डिटेल लिख सकते हो. that all the priests and bishops went against King Charles II and they don't want to take this king on throne. They wanted to remove him. Okay, लिख लीजिएगा इसको. ये 1672 का है ना.
79 में, हाँ सप्रेस कर दिया। 1675 this plot was suppressed. This plot was suppressed by the king and kingsmen. Then 1682 राय हाउस प्लॉट. व्हाट वाज दैट? आफ्टर पॉपिश प्लॉट, जो इन लोगों ने किंग चार्ल्स के अगेंस्ट किया था कि ही वाज बिकॉज फॉलोइंग रोमन कैथोलिक चर्च एंड ही वाज नॉट इनटू द फेवर ऑफ इंग्लिश कैथोलिक चर्च, दैट इज एंग्लिकन कैथोलिक चर्च. दैट्स व्हाई दिस पॉपिश प्लॉट वाज देयर, बट दैट वॉज अल्टीमेटली सप्रेस्ड. और वो किस लिए हुआ था? बिकॉज यहाँ दो पार्टीज बन गई थी, विग्स एंड टोरीज. विग्स बिकम द रोमन कैथोलिक एंड टोरीज बिकम द एंग्लिकन कैथोलिक्स, और यू कैन से प्रोटेस्टेंट्स. लेटर ऑन they were the team of Protestants and Puritans. So ultimately the clashes between them arises, and the popish, all the popes and priests of England went against him, that they are not a king to be there for the throne of England, because they don't understand England. They are not taking it as a England, but they can at any time merge it into another European country. तो कभी भी इंग्लैंड, इस टाइम से आप देख सकते हो, यहाँ से भी इस टाइम पे भी 16th सेंचुरी में भी इंग्लैंड अपने आप को यूरोप का पार्ट नहीं मानता था. वो अपने आप को यूरोपियन यूनियन में नहीं लेता, आज भी नहीं लेता, पहले भी नहीं ले रखा था. एंड ही नेवर वांटेड टू गेट मर्ज इन यूरोप. दैट्स वाई ये यहाँ पे इसको अगेंस्ट करते हैं कि हम यहाँ से इसको किंगशिप से हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ही विल मर्ज इंग्लैंड इनटू यूरोप, जो कि इन लोगों को नहीं चाहिए था कि हम लोगों के अपने रूल्स होंगे, अपनी चीज़ें होंगी. वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोप. तो यहाँ से ये सारे सिविल वॉर स्टार्ट हुए, यहाँ से इन लोगों ने ये स्टार्ट किया. बट किंग्स ने अपने पावर को यूज़ करके इसको 75-76 में सप्रेस किया गया. वो लोग भी थोड़ा शांत हो गए थे कि ठीक है, किंग के पास फ्रांस वगैरह की भी पावर है, वी कैन नॉट डू मच अगेंस्ट हिम. देन 1682 में, बिकॉज इसका कोई बेटा था नहीं, there is no male heir of King Charles II, and his daughters were married already. Now he wanted his brother James to come on throne after him, but another issue is James II also have no son. He has two daughters. So another question of his illegitimate son of Charles II, that your brother also does not he don't have even the male heir. So what you should do, you should choose among us. So the two royal illegitimate sons were there, that is Duke of Monmouth and Earl of Shaftesbury. They said कि you can choose either of us. And he denied. He said, no, you are not a proper Stuart blood, you are not a royal blood, you are a illegitimate children, and people will not accept you, and even I cannot take you as my legal child to sit on throne. So my brother will only be the one who can sit on throne, that is a royal thing and very prestigious and all. Ultimately, indirectly he insulted the sons. So he nominated James II to sit on throne after him, and that annoyed all the illegitimate children and many of the parliamentary people also. So they plotted in Rye House plot, in which they planned to bomb blast the property of Rye House when King Charles II and James II both were all together there. जब वो दोनों वहाँ पे, कुछ प्लान था, कोई प्रोसेशन था जिसमें वो दोनों राय हाउस में जाने वाले थे. तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि जब ये दोनों एक साथ राय हाउस में होंगे तो वी विल ब्लो दैट प्रॉपर्टी, वी विल दे पुट बॉम्ब्स इनटू दैट, कि वी विल ब्लो दैट प्रॉपर्टी एंड विल किल देम बोथ. ठीक है, तो जब कोई हायर नहीं रहेगा तो वी विल चूज कि अब किसको यहाँ पे बैठना है और हम इनको मार देंगे. तो ये प्लॉट यहाँ पे करा, बट इट वॉज अ फेलियर प्लॉट. इट वॉज डिस्कवर्ड एंड बोथ द सन्स वर like imprisoned, and
sentenced as a traitor and they will be and they were killed. ठीक है, उन लोगों को जेल में डाला गया लंदन टावर में. They were punished or recognized as traitors, murderers to the king, and they both were sentenced to death. उन दोनों को पकड़ के किल कर दिया गया, उनको मर्डर कर दिया गया, या यू कैन से उनको पनिशमेंट दिया गया बिकॉज दे वर ट्रेटर्स. एंड King Charles II was again with the same decision that James II will come on throne. Okay. Now next, 1685, Charles II died. And James II come on throne. Now when James II came for 1 year, like everyone was fine. Okay, James II has come on throne. Maybe he can do something which Charles II was unable to do, because Charles II was like a dictator. He was a very rude king. He was very selfish. He just wanted to be he was a very strict and a monarch. He was a dictator. He don't wanted to listen anyone. He was just doing whatever he want to. So when James II came on the throne, people think that he is a bit soft person, but he is not just soft. He was a kind of a fool king, which he does not have any idea of royalty, any idea of ruling a nation, any idea of taking care of nation or politics. So he was just there on the throne to enjoy the royalty. People again went against him, and they want to remove James II now, because he does not have any capability to take any royal decisions. Now in 1686, Popish civil war started. That is, again the popes started rebelling. Beginning of golden or glorious revolution. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं या ग्लोरियस रिवोल्यूशन बोलते हैं. बट हाँ, वो बिकॉज देर इज नो ब्लड शेड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लडलेस रिवोल्ट. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लडशेड नहीं हुआ था. प्रीस्ट एंड पोप्स थे. इट वाज वेरी पीसफुल एजिटेशन अगेंस्ट द किंग. बट इसको भी लगा कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें तो मतलब चार्ल्स II हैंडल कर ही चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग अपने आप शांत हो जाएंगे. बट नो, दिस टाइम दे डिडंट. बट देयर वाज नो ऑप्शन व्हेन चार्ल्स II वाज ऑन द थ्रोन. दे डोंट हैव एनीवन to replace him, because they don't want a Scottish king to be here. They don't have the option of Ireland, because Irish people also denied that we don't wanted to come and rule there. You used to kill our kings. And French, they are already matlab their bring and brought up was already in France, so they don't want a French king or person to be here. But ultimately they approached to a French duke who was a son-in-law of James II, because they think that Mary is Stuart only and we don't have any other choices. So they approach Duke of Orange. ठीक है, who was Duke of Orange? Who was Duke of Orange? Yes, William II. William III था बच्चे. तो वो विलियम II कहाँ से था? वो तो सिर्फ विलियम ऑफ ऑरेंज था, उसके आगे 1 और 2 तो कुछ था ही नहीं. विलियम II तो ऑलरेडी नॉर्मन किंग था. हमारे यहाँ विलियम I और विलियम II तो पहले से ही थे. हाँ,
the French Duke of Orange, William, the husband of Princess Mary. ठीक है. (1687) declared war against England. That means he declared a war against, yes, James II. James II left the field and run back to France. ठीक है, he run back to France. Why he run back to France? Because he wanted to take the support of their uncles and relatives so that they can save him and his throne. But no, nothing works. 1688, William of Orange was coronated as the King of England by French kings and named विलियम III. ओके, बाद में फ्रेंच किंग्स ने ही इसको कोरोनेट करके इसका नाम इन्हीं के हिरार्की में रखा, विलियम III. नाउ अब इसके बाद जो बैंक्स का है कि इसने बैंक्स एस्टैब्लिश करे थे, इसने बैंक ऑफ इंडिया को क्या कर दिया था, इंटरनेशनल बैंक बना दिया था. इंटरनेशनल डेब्ट्स स्टार्ट हो गए थे कि किसी भी कंट्री को किसी को लोन की ज़रूरत होगी तो हम लोग देंगे. उसको इंग्लैंड को पावरफुल बनाने की कोशिश करी थी. ठीक है, ये सारी चीज़ें अब इसके आगे एसोसिएट होती हैं. बताओ, चलो ईयर्स बताओ. 1692, बैंक ऑफ इंग्लैंड बिकम इंटरनेशनल बैंक. नेक्स्ट, जल्दी बताओ. हाँ, वो भी मैं पोइट लॉरेट्स नहीं करवा रही हूँ, वो मैं करवा दूँगी. आप इसके अलावा लिटरेरी इवेंट के अलावा बताओ. हाँ, 1693, यस, ट्रीटी बिल्कुल करी थी इसमें. $79 में है ये. हाँ, वो उसको डिक्लेयर वो चार्ल्स II ने कर दिया था. बिकेम चार्टर्ड इंटरनेशनल बैंक कर देती हूँ मैं. चार्टर्ड का मतलब होता है बच्चे व्हेन इट वाज गवर्नमेंट. ओके, now 1693, no war treaty was signed between इंग्लैंड एंड फ्रांस. बस, और भी कोई ईयर है इसमें? नहीं है ना. हाँ, और हाँ, वो हम लिटरेरी इवेंट में लिखेंगे. अभी मैंने कोई न्यूज़पेपर मैगजीन नहीं करवाया. 1697,
international debts and loans started. Then 1704, yes, Princess Anne came on throne. ठीक है, ये आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, पॉलिटिकल हिस्टोरिकल इवेंट्स थे. नाउ नेक्स्ट विल बी लिटरेरी इवेंट्स. लिटरेरी इवेंट्स हम लोग लिखेंगे पूरे 17th सेंचुरी के. ठीक है, मैं यहाँ पे पूरे 17th सेंचुरी के लिखवा रही हूँ क्योंकि मैंने 1600 से स्टार्ट होने वाले कोई भी लिटरेरी इवेंट आपको नहीं लिखवाए हैं. तो वी विल डू दैट. यस सृष्टि, श्रेया. यस, हाँ, चार्टर्ड मतलब यही होता है बेटा कि उसके सारे अकाउंट्स और वो सब अब सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करे. इंडिविजुअल बॉडी को रिमूव कर देते हैं और गवर्नमेंट बॉडी को दे दिया जाता है. नाउ लिटरेरी इवेंट्स. लिटरेरी इवेंट्स में सबसे पहले आपका आएगा 16 Ben Jonson became first unofficial पोएट लॉरिएट. ठीक है, जब उन्होंने रॉयल सोसाइटीज़ और वो सब बनानी शुरू करी थी जेम्स वन ने, तो इसको फर्स्ट पोएट लॉरिएट डिक्लेयर करा था. नॉट 1616 नहीं है, 1620 है, 20 या 21 है ये. ओके, इसमें इन्होंने इसको फर्स्ट पोएट लॉरिएट डिक्लेयर किया था अनऑफिशियल, एंड दैट्स व्हाई ही वाज द सेकंड पोएट हु वाज बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबे. अदरवाइज वेस्टमिनिस्टर एबे ग्रेवयार्ड जो है दैट इज ओनली फॉर रॉयल्स. तो वेस्टमिनिस्टर में फर्स्ट पोएट यू कैन से लिटरेरी पर्सन हु हैड प्लेस वाज जॉफरी चॉसर एंड सेकंड वाज बेन जॉनसन. फाइन, उसके अलावा और किसी को यहाँ पे जगह नहीं दी गई थी, इवन नॉट शेक्सपियर. सो नेक्स्ट, इसके बाद 1622 फर्स्ट newspaper started. It was not a regular newspaper but it was a newspaper. क्या नाम था इसका? The Daily Current. Then 1668 John Dryden became first official poet laureate of England. Okay. Then कब बने थे शेडवेल? 1685. जेम्स टू ने किसको बनाया था पोएट लॉरिएट? थॉमस शेडवेल. became the poet laureate. मंदिर. Next 1689. 89 में था ना नाहम टेट. 92. नाहम टेट से पहले फिर एक नाथ सेटल होगा, देखना पड़ेगा. ये नाहम टेट 4th है, 3rd ही है. हाँ ठीक है.
नॉट सेटल नॉमिनेटेड ओपिनियन। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आपका लिटरेरी इवेंट होगा 1702 फर्स्ट डेली रेगुलर न्यूज़पेपर started. The weekly, ठीक है, यही है। तो फिर उल्टा लिख दिया, फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर फिर द वीकली है। जो मैं पूछ रही थी तो बताना चाहिए था ना। ओके फाइन, द डेली करंट वाज another regular newspaper. 1709 फर्स्ट रेगुलर मैगजीन स्टार्टेड। क्या नाम था उसका? द टैटलर। ठीक है, ये हैं आपके बेसिकली लिटरेरी इवेंट। अब यहीं से 1709 में ही आएगा द फर्स्ट मोस्ट बल्कि novel also came, the first romance of England came. What was the name of the first romance novel? 1704 है, जबकि वो फर्स्ट नॉवल was 1704। बताओ मुझे कौन सी है? ट्रिस्टम शैंडी 1704 का है। पैमेला नहीं है बेटा, ये सब 1740 के हैं। रॉबिन्सन क्रूसो कब का है? रॉबिन्सन क्रूसो, ओके। डेनियल डेफो के नॉवेल्स कौन से टाइम पे लिखे गए हैं? ओके, डेनियल डेफो के वर्क आपके सबसे अर्लीस्ट वर्क्स में से आते हैं। इनका जो रॉबिन्सन क्रूसो इज़ इन 1719। बाकी उनका वर्क है शायद, आई थिंक एफ्रामैन का ओरोनोको है 1704 में। वो नॉवल नहीं है। मैं केवल रोमांस की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नॉवल आ जाएगा इसी पीरियड में, क्योंकि आ जाते हैं दिस पीरियड इज़ नोन एज फॉर द एज ऑफ रोमांस। तो यहाँ पे हम लोग इसका रोमांटिक वर्क देखेंगे कि यहाँ रोमांटिक वर्क कौन से हैं। ओरोनोको 1688 में ओरिजिनली पब्लिश था एंड एडिटेड वाज इन 16, यहाँ पे इसको ले लेंगे 1688 में। दैट वाज द फर्स्ट नॉवल 1688 ओरोनोको फर्स्ट romance novel was published by first female writer of
इंग्लैंड, ठीक है, बिकॉज एफ्रा वैन वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फीमेल राइटर ऑफ इंग्लैंड. सो ओरोनको वॉज द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय अ फीमेल राइटर. इससे पहले जो हम जैक विल्टन पढ़ते हैं वो भी रोमांस नॉवल है, बट दैट वॉज यूनिवर्सिटी विद द मेल राइटर्स एंड इट वॉज बाय द फीमेल राइटर. गॉट इट? Yes, it was by female writer and she died in 1689. Okay, यहाँ पे हम एफ्रा वैन के लिए और ये चीज़ लिखेंगे that एफ्रा वैन used to write under द सूडोनिम. क्या था उनका सूडोनिम? एस्ट्रिया. ठीक है, शी यूज टू राइट अंडर द सूडोनिम एस्ट्रिया. ओके, एस्ट्रिया मीन्स द स्टार. वो इस नाम से लिखती थी. अपना रियल नाम उन्होंने कभी भी यूज़ नहीं करा था. ओके, चलिए, और बाकी सारे वर्क आते हैं आपके 1710 के अप्रॉक्स, तो इनको हम नहीं करेंगे. इनका एक नावल जो मैं बार बार बोल रही थी आपको 1704 में डैनियल डेफो का है, द स्ट्रोम. दैट वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द रोमांसेस. ठीक है, द स्ट्रोम जो उन्होंने लिखा है वो सी स्ट्रोम के बारे में है. उसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी थी, सी जर्नी एंड ऑल. मैं उसको रॉबिन्सन क्रूसो समझ रही थी, ईयर में थोड़ा सा ध्यान नहीं था मुझे. दैट वाज द स्ट्रोम. एनीवेज, अब इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे. अगर लिटरेरी हिस्ट्री को या ऑगस्टन हिस्ट्री को देखेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा. अभी इसको छोड़ते हैं. यहाँ तक का आप ध्यान रखो, जो फर्स्ट चीज़ें हैं वो आ गया है. अब ऑगस्टन हिस्ट्री को हम बाद में देखेंगे. फिलहाल वी शुड स्टार्ट विद द रेस्टोरेशन राइटर. और या मैं आपको ऑगस्टन हिस्ट्री भी करवा दूँ पहले? अभी बताइए. फाइव राइटर्स हैं. 7 को तो क्रिटिसाइज करा है जेरेमी कोलियर ने. 6 कैसे होंगे? राइटर्स ज़्यादा है बच्चे इसमें, लेकिन आपको पढ़ने 6-7 ही हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं. ठीक है, इसमें आपका पहले मैं राइटर्स की लिस्ट दे रही हूँ. देन वी विल स्टार्ट विद द मेजर राइटर्स. ओके, so first writer was John Dryden. William Wycherley third. क्या नाम है इसका? कॉमेडी ऑफ मैनर्स में कराया है जॉन ड्राइडन, और इसके साथ रेस्टोरेशन में नहीं कराया है. आगे राइटर्स, हाँ तो बेटा एक लेक्चर में थोड़े राइटर कराए होंगे, फिर दूसरे में करवाए होंगे. ठीक है, हाँ. कॉनग्रीव का पूरा नाम बताओ. नेक्स्ट. हाँ ठीक है, ठीक है बेटा. जॉन ड्राइडन, विलियम वाइचरली, विलियम कॉन्क्रीव, जॉर्ज एथरेज, देन थॉमस ऑटवे. नेक्स्ट
जॉन लॉक नहीं आएगा अभी, वो आपका बाद में लूँगी उसको। हाँ, नेक्स्ट राइटर आपका फरक्वार। फरक्वार का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज फरक्वार। देन नेक्स्ट वैनब्रू, थॉमस वैनब्रू, जॉन वैनब्रू सॉरी। 8th। और कौन से राइटर्स हैं इसमें? सैमुअल बटलर का बेटा प्रोज राइटिंग है। जॉन लॉक, सैमुअल बटलर, ये प्रोज राइटर्स में हैं, इन्होंने कोई प्ले नहीं लिखा है। ठीक। थॉमस शेडवेल, कॉलिसेबा एंड और कोई राइटर है इसमें? हाँ, चार्ल्स सेडले, फर्फी, अच्छा डर्फी, थॉमस डर्फी। एंड इसमें बाकी तो वो है शेडवेल, एकनाथ, सेटल, नाहम टेट, है ना? बाकी 3 राइटर इसमें यही हैं, शेडवेल और ये सब। ठीक है, 15 राइटर्स आपके टोटल आते हैं, जिसमें ये सारे आपके मेन राइटर्स हैं। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट राइटर, जॉन ड्राइडन, 1631 to 1700। 1631 to 1700। इसमें लिखो, ही वॉज द फर्स्ट पोइट लॉरिएट। ही वॉज द फर्स्ट पोइट लॉरिएट। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसकी पोइट्रीज के नाम लिखवा रही हूँ, इस मेजर पोइट्रीज। ईयर वाइज बताते चलना। कल आप लोगों को मैंने सीक्वेंस में लिखवाई थी, सारी पोइट्रीज ईयर वाइज लिखवाई थी। ध्यान रखना, अगर आगे पीछे हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। टू हिज सीक्रेट मैजेस्टी, 1660। He dedicated this poem to King Charles II on his coronation. Second, Astrea Redux, 1662. Again, this poem was also dedicated to चार्ल्स II। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों ने मेटाफिजिकल और केवेलियर पोइट्स तो कर लिए थे ना, या जैकोबियन के बाद सीधा प्यूरिटन पे हो? मेटाफिज कर लिए? ठीक है, ठीक है। उसमें मेजर राइटर्स, कैरोलाइन में तो कोई मेजर राइटर है नहीं, बस मेटाफिजिकल में आपके 2 हैं, जॉर्डन और एंड्रयू मार्वल। इनको देख लेना, इनकी बस राइटिंग स्टाइल की बात है, बाकी कोई मेजर क्वेश्चन आता नहीं। ग्रुप मैच द ग्रुप, जो क्वेश्चंस होते हैं, या क्या कहते हैं, मैच द फॉलोइंग के अंदर वर्क्स और पोइट्स होंगे, उसमें इनके क्वेश्चंस मेजरली आए हैं अभी तक। 18 के बाद कोई मेजर क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बेस्ड इनके ऊपर आया नहीं है। ओके, आगे नेक्स्ट पोयम इनकी आएगी एनस मिराबिलिस। ठीक है, दिस पोयम वॉज अबाउट, yes, it is about the 3 miserable
England. The title means the year of miracle. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ईयर ऑफ मिरेकल जिसमें दे डिफीटेड द डच आर्मी. प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए. (1668) The dramatic poesy. It is a work of criticism. ठीक है, in this poem he praises England. He was singing a song of victory for England for over the Dutch army. So he basically has talked about the Dutch England war, and he said that in such a miserable condition how English people have won the war, that is a countable thing, and he was praising that. And after the publication of this poem, he was counted as the poet laureate of England. नाउ नेक्स्ट वर्क इनका 1668 के बाद कौन सा है? कोई और पोयम है इसके बाद? एस्ट्रोफेल एंड एप्सिलम एंड एकिटोफेल है. एप्सिलम एंड एकिटोफेल 1679. 81-82 was the second part in which he wrote the second part. No, second part was in 85. Sorry, it was 81. Yeah, it was, and this was 81. About Ride How Plots. On this poem was about the Popish plot. And he wrote it on the request of King Charles II. Yes, it was a political satire. Then the second part came in 1683 in collaboration with Nahum Tate. In this part he criticized Shadwell, Ignaz Settle and other minor poets of his time. MacFlecknoe 1682. Again it is a literary satire. Thomas Shadwell. Then next poem, The Medal 1682. Another satire on Shadwell and
प्लेगियरिज्म। इसके बाद इनकी कौन सी आती है, रिलीजियो लेसी। इसका ईयर क्या है, ड्यूटीज ऑफ लेमन। देन 9 है हाइंड एंड द पैंथर। इसका क्या ईयर है, 1687। इट्स अ रिलीजियस सटायर। इसमें इन्होंने क्रिश्चियनिटी के सारे सेक्शंस को लिया है, लाइक प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक एंड प्यूरिटन्स, क्वैकर्स, प्रेस्बिटेरियन, राउंड हेड्स, इन सबको लेके, सबको एनिमल्स से सिंबलाइज करके इन्होंने ये सटायर लिखा था। देन नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेक्स्ट पोयम, Alexander's Feast, 1697. Subtitle is Power of Music. He gave a real example of his creativity. Example of his creativity through this poem. He showed the power. ठीक है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस या पर्सनल या कैसा भी सटायर नहीं था। इट इज ऑल अबाउट लाइक the creativity. It is all about the creativity of a person. It is all about the art. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आर्ट, म्यूजिक, ये सब था, इसलिए दिस इज अ रियल पोयम, दिस इज अ पोयम इन विच अ creativity of a person, of a poet came up. इससे पहले ये जो भी लिख रहा था वो सब क्या था, वो पॉलिटिकल सटायर था, रिलीजियस सटायर था, किसी के कहने पे लिख रहा था। मैक्सिमम चीजें ये सिर्फ अपने बचाने के लिए या अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव रखने के लिए कर रहा था। बट उसके बाद की जो पोयम्स है, लेटर एजेस की जो पोयम्स है, वो इसकी रियल क्रिएटिविटी का एग्जांपल देती है। इसके अलावा पोएट्री में मैं कुछ छोड़ तो नहीं रही? हाँ जी, ठीक है, ओके। ये इनकी 10 पोयम्स हैं और ये 10 में से मेडाल, एस्ट्रिया रिडक्स टू हिज सेक्रेड मेजेस्टी, ये पोयम्स आप छोड़ सकते हो, ठीक है। हाइंड एंड द पैंथर में आपको सारे जो इन्होंने मेटाफर्स यूज करे हैं वो देखने हैं। एलेक्जेंडर फीस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम, इसे मार्क कर लीजिए। ये द ड्रामेटिक पोएजी मैं आपको खुद कराऊंगी, दिस इज द मेजर क्रिटिसिज्म रिटन बाय हिम। एंड एब्सलम एंड एकिटोफेल इज अ एलेगरी, वो आप लोग करेंगे। मैकफ्लेक्नो आप लोग करेंगे, ये थॉमस शेडवेल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सटायर है। तो अभी आपका आज का जो होमवर्क रहेगा वो है मैकफ्लेक्नो, एलेक्जेंडर्स फीस्ट, हाइंड एंड पैंथर, और कौन सा बता रही हूँ मैं, एब्सलम एंड एकिटोफेल, ठीक है। पार्ट 2 करना है या नहीं करना है वो देख लेना, पार्ट 1 जरूर करना। फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया, ड्राइडन क्लियर है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट राइटर। इसका ईयर बताइए, 16, हाँ, जॉन ड्राइडन के, सॉरी, ड्रामास जो है वो और लिख लूँ, मैं भूल गई ड्रामा लिखवा, हाँ ड्रामास लिख, हाँ इनके ड्रामा में जो है दैट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। ग्रेनेडा यही एक प्ले है जो आपको पढ़ना है। सेकंड इनका आएगा औरंगजेब। औरंगजेब, ये 2 प्लेज हैं जो इनके इम्पोर्टेंट मार्क होते हैं। बाकी इनका ऑल फॉर लव इज अ री राइटिंग ऑफ शेक्सपियर्स एंटनी क्लियोपेट्रा, ठीक है। अनदर इनका टेम्पेस्ट है, एक ट्रॉयलस एंड क्रेसीड है, ये सब इनके कॉपी करे हुए प्ले हैं। रेस्ट इज द इंडियन एम्परर, राइवल क्वींस, ये सारे जो प्लेस हैं, टायरेनिक लव, ये सब छोड़ दो। ये 3 प्लेस बता रही हूँ, वो ऑल फॉर लव भी इसलिए क्योंकि इस पे ये क्वेश्चन आ जाता है वो री राइटिंग किसकी है, बस इतना देख लो एक सेंटेंस जो मैंने बताया है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। 2 प्ले है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, औरंगजेब भी इसलिए इम्पोर्टेंट है। आज तक आपने इंडियन किसी सिलेबस में इन दोनों में से किसी प्ले को नहीं देखा होगा, उसका रीजन है कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा इज अ स्टोरी ऑफ अमेरिका, उसके इस पे स्पेनिश इन्वेजन की स्टोरी है, कोई मेजर इसमें चीज नहीं दी गई है। दिस इज ऑल्सो अ कॉपी फ्रॉम ए ओल्डर प्ले। और औरंगजेब इन्होंने इसलिए लिखा था बिकॉज इंडिया वॉज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग फॉर द ब्रिटिश पीपल, कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन है, कैसे रूलर्स हैं। तो उस टाइम पे औरंगजेब वॉज द किंग एंड इसके अंदर उनके जो 2 बेटे थे उन दोनों के क्या कहते हैं डिस्प्यूट्स को शो किया गया है कि इनका जो 2 बेटे थे वो लड़ते हैं और उसका किस
कौन थ्रोन पर आता है और किसको सजा मिलती है, तो इसमें उनके कुछ स्ट्रगल की स्टोरी है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यही आ सकते हैं कि इसमें बेसिक फोकस औरंगजेब पे कहाँ है, तो औरंगजेब तो इसमें नहीं है, उसके दो बेटों की कहानी है। ठीक है, जो इनका इंडियन एम्परर प्ले है, इंडियन एम्परर में नो सिंगल पर्सन इज इंडियन, दैट इज अबाउट इंडीज। ठीक है, इंडीज कौन है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इसका माइक ओपन है, मयूरी आपका माइक ओपन है, इसे बंद कर दो बेटा प्लीज। हाँ, थैंक यू। तो इंडीज इज वेस्ट इंडीज। ठीक है, इन्होंने साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज के अंदर जो एम्परर्स हैं माया सिविलाइजेशन के, उनकी स्टोरीज बताई है। राइवल क्वींस के अंदर अलेक्जेंडर की वाइफ्स और उनकी राइवलरी की स्टोरी बताई है। ठीक है, इंडियन क्वींस के अंदर इन्होंने दैट इज अगेन अ स्टोरी ऑफ वेस्ट इंडीज और साउथ अमेरिकन क्वींस एंड किंग्स, उनकी स्टोरी है। उनको इंडियन नाम देके ही वांटेड टू गैदर ऑडियंस। ठीक है, समझ गए? जैसे कि ऑब्वियस सी बात है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या आप शोरूम पे जा रहे हो, वही रिबॉक एंड रिबूक, नया में टाइटल सेम सोच के कि अच्छा ये ओरिजिनल इतना सस्ता मिल रहा है और आप लेते हैं उसको। ठीक है, कि चलो दिख तो रहा है, तो जस्ट बिकॉज टू कैप्चर द कस्टमर्स, people used to take the like similar names, used to print the similar brands। जो कॉपीज होती हैं, जो ब्रांड्स होती हैं, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से फर्क होते हैं जो हमें नहीं पता होते, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, इसी तरीके के प्लेगराइज्ड चीजें बोला जाता है। तो ही वाज आल्सो डूइंग द सेम टू कैप्चर द ऑडियंस फॉर हिम सो दैट ही कैन मेक मनी। बट इसके प्लेस बहुत ज्यादा नहीं चले, इसकी पोइट्रीज अच्छी थी। ओके, नॉट गेटिंग एनी वॉइस, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट, विलियम वाइचरले। बताइए विलियम वाइचरले का ईयर बताइए। नहीं पता किसी को भी? नोट से नहीं बताई क्या आप लोगों ने, बाकी के राइटर्स के किसी ने भी? आकांक्षा, नेहा? 1716। ठीक है, इनके प्लेस बताओ। द प्लेन डीलर एंड सेकंड इज द कंट्री वाइफ। ठीक है, नहीं नहीं करना। अब ये जो दो प्ले हैं, द प्लेन डीलर एंड कंट्री वाइफ, इन दोनों में ही लाइक यू कैन से कि पेट्रियार्की को दिखाया गया है बहुत ज्यादा, कि द मेल्स आर फ्लर्टियर्स एंड दे नो एवरी ट्रिक टू एक्सप्लॉइट फीमेल्स, फीमेल्स आर आल्सो गेटिंग मिसगाइडेड बाय देम एंड पुटिंग देमसेल्फ एंड देयर ऑनर ऑन स्टेक। तो कंट्री वाइफ के अंदर भी यही है। कंट्री वाइफ का मतलब क्या होता है? obviously a woman who is available for the whole country is kind of a prostitute। तो उस तरीके से इन्होंने इसको रिप्रेजेंट करा है। when a woman is having a extramarital affair, she is being nominated as such a abusive words, country wife and all। and if a male is doing anything, then there is no such kind of names are given to him। जो प्लेन डीलर इसमें टाइटलर कैरेक्टर है, आपको उनका प्रॉपर नाम पता होना चाहिए और उसका वर्क पता होना चाहिए कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ दिस प्लेन डीलर, व्हाट काइंड ऑफ डीलिंग ही इज डूइंग हियर। तो बस इनको आपको सरफेशियल लेवल से रीड करना है और एक सरफेशियल स्टोरी ही इनकी रीड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, विलियम कॉन्ग्रीव, ईयर बताइए। और इनका जो प्ले है दैट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। केवल यही करना है क्योंकि यही इकलौता प्ले है जिसके लिए कॉन्ग्रीव फेमस है। इसमें मेलाबेल की जो स्टोरी है बस उसका आप ध्यान रखेंगे, नथिंग एल्स यू नीड टू रीड हियर, कुछ और नहीं पढ़ना है। बस इसका जो मेन स्टोरी है, कौन से इंपॉर्टेंट सीन्स है, मिलाबेल और मिलामेंट मिलते कहाँ हैं, ओपनिंग सीन क्या है, कॉफी हाउस का नाम क्या था, उसकी आंट की क्या स्टोरी है, क्या रोल है, वे ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर हर डिटेल से क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर आपके ग्रुप में गया था दैट वाज अबाउट एंग्लो सैक्सन टू चौसर, उसका आंसर की नहीं गया है, मैं आज भिजवाती हूँ, सॉरी। एंड आज आपको आज इवनिंग में या कल शाम को सॉरी या फिर कल मॉर्निंग में आप लोगों को चौसर टू शेक्सपियर तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और फिर आपको वो भी सॉल्व करने हैं। सिमिलरली अब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते चलेंगे, आप लोगों की एप्लीकेशन पे भी मैं काफी सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड करवा रही हूँ। ठीक है, वो आप लोग अपना सॉल्व करते चलेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? हाँ, तो इसमें सिर्फ एक ही प्ले पढ़ेंगे आप, द वे ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्ग्रीव के और कौन कौन से प्ले हैं? हाँ, ओल्ड बैचलर, डबल डीलर, लव फॉर लव, ये सब
छोड़ दीजिए। चलिए, जॉर्ज एथरिज, ईयर बताओ इनका। 1690, 1690, ओके। और इनके वर्क बताओ। मोड, यस, इनका यही वाला प्ले आपको करना है, द मैन ऑफ मोड, सर फ्लॉपिंग, फ्लॉपलिंग नहीं फ्लॉपिंग, सर फ्लॉपिंग, हाँ, फ्लॉपिंग फ्लटर, हाँ। तो he was the man of mode. It's like he is the kind of an ideal figure here, but a bit comic. तो आपको ये भी देखना है प्ले, ये इम्पोर्टेंट है इसका। इसका सेकंड प्ले कौन सा है? इसके भी दो थे प्ले। एक तो मैन ऑफ, एक सेकंड राजश्री, बताना आकांक्षा। नहीं, वो तो हुआ, राजश्री भी बोल रही है। इसके अलावा मैंने और कोई प्ले पढ़ने को कहा था? मैंने नहीं कहा, हाँ यही वाला कहा, हाँ। तो वो शी वुड इफ शी कुड एंड लव इन अ टब, लव इन अ बोर्ड, ये सारे प्लेस छोड़ दो, क्योंकि ये वही उसी तरीके के लिखे हुए हैं जैसे कि आपके जेकोबियन राइटर्स ने लिखे थे। ठीक है, तो शी वुड इफ शी कुड के अंदर दैट शी द लेडी वाज आइडियलाइज्ड, कि वो काफी कुछ कर सकती थी, बट शी डिडंट डू, इवन शी वाज पोर्ट्रेड नेगेटिवली। इसको छोड़ दीजिए, ये नेगेटिव पिक्चराइजेशन है इन अ कॉमिक वे। उन प्लेस के ऊपर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। रीजन बिहाइंड, अभी फेमिनिज्म और जेंडर स्टडीज को लेके बहुत कॉन्शियस चीजें चल रही है। दे विल नॉट, दे डोंट यूज टू पुट all such kind of dramas in your syllabuses and you are not asked to read them. तो जो भी प्लेज इस तरीके के हैं मैं वो सारे इसीलिए छुड़वा रही हूँ क्योंकि अब इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, मैन ऑफ मूड के अंदर केवल एक आइडियलाइज्ड चीजों को दिखाया गया है, दो इसमें भी कुछ एक चीजें ऐसी है, बट नॉट एट दैट लेवल। ठीक है, इसमें सिर्फ जो सर पॉपलिंग फ्लटर है, ही इज ट्राइंग हार्ड टू सेव हिज डॉटर्स एंड वाइफ फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी ऑफ द सोसाइटी। ओके, नाउ थॉमस ऑटवे, बताइए। 16, ठीक है। इनका जो वर्क है, एक तो वो है वेनिस प्रिजर्व। वेनिस प्रिजर्व जो है दैट इज अबाउट द गन पाउडर प्लॉट 1605, उसके ऊपर लिखा हुआ था। एक सेकेंड, तो वेनिस प्रिजर्व इज अ स्टोरी ऑफ गन पाउडर प्लॉट 1605, जिसमें किंग जेम्स वन को किल करने का, मर्डर करने का कोशिश किया गया था एंड ही वाज सेव्ड अल्टीमेटली। सो इसके अंदर उसकी स्टोरी को यहाँ पे रिपीट किया गया है। एंड आई थिंक इनका सेकंड वर्क है द मॉर्निंग ब्राइड। हाँ, ठीक है, इनका है द ऑर्फन, है ना। मॉर्निंग ब्राइड मैंने लिखवाया नहीं है आपको। द ऑर्फन पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा था उस टाइम? नहीं पढ़ा, ओके। आगे लिखिए, जॉर्ज फर्क्वार्ड 1677 टू 1707। इनके में जो आपको वर्क पढ़ने को मैंने कहा होगा पहले भी, फर्क्वार्ड दैट वाज द रिक्रूटिंग ऑफिसर, बियोक्स स्ट्रैटेजम, द रिक्रूटिंग ऑफिसर एंड द बियोक्स स्ट्रैटेजम। ठीक है, बियोक्स इज बेसिकली पोजीशन, इट्स अ पोजीशन जिसमें ही वाज करप्ट एंड वाज फ्लर्टिंग विद द फीमेल्स। ओके, इसमें सिर्फ वही चीजें दिखाई गई है, दैट्स व्हाई इसको इन्हीं तरीके के प्लेस का पार्ट माना गया है। दो ही वाज राइटिंग वेरी लेट, तब भी इसको इसी तरीके के प्लेस का पार्ट माना गया, इसी तरीके के राइटिंग स्टाइल का पार्ट माना गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जॉन वैनब्रू 1664 टू 1726। और इनके भी जो मेजर प्लेस है उसमें मैंने एक ही बताया था आप लोगों को, द प्रोवोक्ड वाइफ। द प्रोवोक्ड वाइफ ये एक स्टोरी है जिसमें वाइफ एंड हस्बैंड वाज रनिंग होम स्टे and she was matlab they had a guest there, whom the husband asked the wife that she should take care of the husband like in a good way. And when she started, they was like entering into a relationship. The wife told about it to the husband that he is becoming more flirtatious, and the husband said the time needs that we need to make money right now, so you have to make him comfortable. When they started a relationship, when he was provoking him because he want the guest to stay for a longer time, so he first used his wife as a bait, and then he called him characterless. So that was like the wife was provoked. She was forced by the husband to take the wrong steps. Now Thomas Shadwell, and he was appointed as poet laureate in 1689.
हमने जो पहले ऊपर लिखा है वो गलत लिखा है. He was the poet laureate after Dryden, and he was a poet laureate in 1689. Dryden was in 92. Thomas Shadwell was made poet laureate in 89. Okay, he was made poet laureate in 89 because uh, what James II has done, James II followed Dryden itself. He didn't change him. जबकि ड्राइडन को ये डाउट था कि जब किंग चेंज होते हैं तो पोएट लॉरियट चेंज हो जाते हैं, तो आई मस्ट बी रिप्लेस्ड. And Thomas Shadwell was the closest competitor of his. That's why he started ridiculing his. That's why he started defaming him for plagiarism, for non-writing style, for stupidities and all. But James too didn't get any chance of replacing the poet laureate by the parliament. So any of his decision was not welcomed. So John Dryden was still there as a poet laureate, and he was replaced by William III. And in 92, Shadwell died, and after that, Nahum Tate was the poet laureate. Clear? Now, Thomas Shadwell. इनका कोई वर्क आपको पढ़ना नहीं है. इनका केवल जो एक फेमस वर्क जिसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, दैट वाज द सलन लवर. और ये इसलिए पूछा जा सकता है बिकॉज इसका नाम खुद ड्राइडन ने लेके मैकफ्लेक्नो में इस वर्क को फेमस किया है. दैट्स व्हाई सलन लवर्स इज अ वर्क which is famous on the name of Shadwell. Dryden make it famous. एंड इसके अलावा इसका एक वर्क है, द हिस्ट्री ऑफ टिमोन ऑफ एथेंस, द मैन ऑफ मैन ईटर्स. ये लिख लो, द हिस्ट्री ऑफ टिमोन ऑफ एथेंस. टाइमन ऑफ एथेंस आपके शेक्सपियर का प्ले था ना, उसी पे हाँ, उसी के ऊपर इन्होंने एक एडेप्टेशन लिखा है, दैट इज विद सबटाइटल द शेक्सपियरियन एडेप्टेशन. इन्होंने उसी को लिखा है, और दिस इज द वर्क ऑफ 1678. ही टाइटल टाइमन ऑफ एथेंस एज द मैन ईटर्स. कौन सा राइटर है? इनका भी वर्क लिख लेना. एक जो पोयम इन्होंने उसके मैकफ्लेक्नो का रिप्लाई किया था, दैट वाज मेडल. और उस इसका रिप्लाई फिर उसने दोबारा करा द मेडल से. नाउ कॉलिसिबा, he was more of Augustan than Restoration, but his writing style was totally like comedy of manners, or you can say sentimental comedy. That's why he became the part of it. But इनका जो writing period है वो Augustan है. और इन्होंने वैनब्रू के प्लेस का रिस्पॉन्ड किया था. उसने लिखा था द प्रोवोक्ड वाइफ, और इन्होंने लिखा था वो हस्बैंड. ठीक है. इनका दूसरा हिस्टोरिकल प्ले था ज़ेरेक्सिस. आप लोगों में से किसने 300 मूवी देखी है या रिटर्न ऑफ 300 देखा है? ठीक है, वो इसी में ही आएगा. ज़ेरेक्सिस का जो कैरेक्टर है उसको इसने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन करा है. इट वाज अ गुड प्ले, हिस्टोरिकल प्ले था. बाकी इनके कोई भी प्लेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. इनका ऐसा कोई प्ले हिस्ट्री है भी नहीं. ठीक है. इन्होंने मैक्सिमम पैरोडीज ही क्रिएट करी है. देन आते हैं हम एफ्रामैन के ऊपर. इनका भी जो प्ले है, आपको प्ले में जो पढ़ना है दैट इज रोवर. ठीक है. शी इज फेमस फॉर ओनली रोवर. रोवर इनका कैरेक्टर है हु इज फ्लर्टियस, हु इज मेकिंग फ्लर्ट्स विद द गर्ल्स, इम्प्रेसिंग देम. एंड उसी में से he had multiple affairs, but people used to call him like not a philander or a kind of so bad character person, but the girls are after him, more after him, is like he is so handsome, and there are so many girls, but what if he should be with us also. तो इसका कैरेक्टर वैसा दिखाया है, काइंड ऑफ अ माचो मैन एंड अ मैकियावेलियन कैरेक्टर हु इज अमंग गर्ल्स एंड स्टिल गर्ल्स वांट टू बी with him. And he married to a girl with a good finances and a good financial background, and the girl also wanted to get married to a girl also wanted him to get married to her just because he was very famous among other girls. So ये इसका स्टोरी है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. और बाकी एफ्रावेन का मैंने आपको बताया ही है. दूसरा वर्क इज ओरोनोको. ओरोनोको द स्लेव. ये एक ब्लैक स्लेव होता है टू whom एफ्रावेन met in France when she was working as a spy of Charles II in France. She met Oronoco because Charles II took his hand from her. He stopped her pensions
and was taking work from her but stopped her pension. First, he made excuses that yes, I'll send and all. So she waited for the pensions to get the pensions, but after some time, when it was a big amount and she was under the debts in France, he denied to even recognize her. I don't know this lady why she is asking money me and I don't know her. तो इसने उसको हटा दिया कि मैं नहीं जानता इसको. At that time she was stuck in a unknown country. Then she took permission to go back to England. Her husband also denied to take her in the home as she was in debts और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन होता है. In countries की government is very strict with these people. So she has to even live in jail for some time, and there she started writing. So when she came out of the jail, she took the permission. She relieved a few works, but that didn't get recognized because they were a bit feminist. Then she wrote Rover, and it was a huge success. And she made a good amount of money, paid all his debts. And when she was coming back to England secretly, then a black person and his wife, Orinoco and his wife, accompanied Abraham to England, but the military of England asked them to stay there on the borders, and they didn't allow Orinoco and his wife to get enter into the country. They asked him to leave from there. Abraham was taken from them, and they were asked to leave back. तो ओरोनोको वहां से चला गया था, बट इन द मेमोरी ऑफ ओरोनोको बिकॉज ही वॉज बैडली इंजर्ड, ही वॉज टायर्ड, ही वॉज स्टाफ एंड ही हैड नथिंग. और इंग्लिश आर्मी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड बैड विद देम. तो उसने उनकी स्टोरी को लिख के यहाँ पे रखा है. आप इसको पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो हाउ हार्ड इट वॉज फॉर अ फीमेल to come back to his country. So this is a kind of an autobiographical novel of यही है इनके जो मेजर वर्क्स हैं. इसके अलावा तो नाउ चार्ल्स सेडले एंड थॉमस डर्फी, इन दोनों को छोड़ दो. मैंने शायद पहले भी यही बोला था, पहले भी नहीं करवाए थे, है ना. वही, इन दोनों को छोड़ दो. बस ये 10 राइटर्स हैं, इनके मैंने बता दिए आपको. अब इसमें से आपको केवल एक एब्राहम, एक जॉन ड्राइडन, वाइचरले, एथरिएज कॉनग्रीव, ये 5 राइटर्स आपको करने हैं. बाकी सबके जो नाम लिखवाए हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट. क्लियर टू एवरीवन.